नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पॉलिटी और पॉलिटी में हमने स्टार्ट किया था संसद में दोस्तों हमने पढ़ लिया था राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा जो है अनुच्छेद वो 80 में है और लोकसभा के अनुच्छेद 81 में बात किया गया है। फिर हमने पढ़ा था कि लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में भी पढ़ लिया था, जो कि अनुच्छेद लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात किया गया अनुच्छेद 93 में। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों लोकसभा का उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ना है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष कैसे चुना जाता है, क्या होता है, सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। तो हमने लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात किया था कि एक क्या होता है, जब नवीन लोकसभा चुना जाता है, नया नया लोकसभा होता है, तो उस समय क्या होता है कि एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति वो प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वह अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और सदस्यों में से अध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि जब अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो वो जो नवीन अध्यक्ष जो होता है, नया जो अध्यक्ष चुना जाता है, वो दोस्तों लोकसभा का उपाध्यक्ष 19 सदस्यों में से एक को चुनता है। ठीक है दोस्तों। तो बात आती है, हमने ये भी बात किया था कि 10वें जो लोकसभा था उसमें वहाँ तक ये बात थी कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो दोनों क्या होते थे, सत्ता दल के सत्ता पार्टी के क्या होते सदस्य होते थे। लेकिन 11वें लोकसभा के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा दोस्तों वह जो होगा सत्ता दल का होगा और उपाध्यक्ष जो होगा, ये ध्यान रखा जाए कि वह विपक्ष का होगा। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो हमने बात कहा कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अनुच्छेद किस में उल्लेख किया गया है, तो ये बात किया गया है 93 में, अनुच्छेद 93 में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है। हमने अध्यक्ष पढ़ लिया है। तो अध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन चुनता है? तो अध्यक्ष के द्वारा क्या होता है, इसका चुनाव होता है। किसके द्वारा? अध्यक्ष क्या करते हैं, उपाध्यक्ष को चुनते हैं। और इनका भी जो कार्यकाल जो होता है दोस्तों, समाधान जब तक कि लोकसभा होता है तब तक इनका कार्यकाल मतलब कि 5 वर्ष। ठीक है। तो उपाध्यक्ष के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि उपाध्यक्ष का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों उपाध्यक्ष का कार्य होता है कि जब लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, जब लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित न हो तो उस समय क्या करता है कि उपाध्यक्ष उस पद पे बैठता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर। ठीक है। तो लोकसभा के अनुपस्थिति पर अध्यक्ष के पद पर बैठना क्या होता है, इसका कार्य होता है। मतलब कि जो अध्यक्ष कार्य करता है वो अब उपाध्यक्ष कार्य करेगा। बात ये आती है कि जब अध्यक्ष अपने पद पे होता है तो एक उपाध्यक्ष जो होता है वह अन्य सदस्यों की तरह सदन में बैठता है, भाषण देता है, प्रश्न पूछता है और साधारण मत देने का अधिकार उसे होता है। लेकिन जब वही उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर बैठता है तो उस समय उसे केवल निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात होती है। फिर बात करते हैं कि इनका उपाध्यक्ष त्यागपत्र किसको दे सकता है, तो अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है। जैसे अध्यक्ष अपने पद से हट सकते हैं, वही उसी कंडीशन के तहत उपाध्यक्ष भी हट सकते हैं। अध्यक्ष में क्या कंडीशन था कि या तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे दें, और दूसरी कंडीशन थी कि सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से यह संकल्प पारित किया जाए कि इनको हटाना है, और वो संकल्प तभी पारित होगा जब उसे 14 दिन पहले उन्हें सूचित करना होता है। तो सेम कंडीशन दोस्तों उपाध्यक्ष में भी लागू होता है। बात करते हैं कि शपथ जो होता है ना, तो शपथ ये लोकसभा उपाध्यक्ष जो होते हैं वह शपथ क्या आते हैं, अपने पद का नहीं लेते, उपाध्यक्ष के पद का नहीं लेते, बल्कि सदस्य के पद का वो शपथ लेते हैं। हमने लोकसभा अध्यक्ष में भी पढ़ा था कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वह अध्यक्ष के पद का शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, वो अपने पद का शपथ नहीं लेते हैं, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में ही होते हैं। ठीक है। हमने कहा कि समानता जो होता है उपाध्यक्ष जो होता है वो विरोधी दल का होता है। हमने कहा कि 11वें लोकसभा के द्वारा ये व्यवस्था थी कि दोनों जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होंगे वह किसके होंगे,
जो आपका सत्ता दल पार्टी होगा, ठीक है। लेकिन 11वें लोकसभा के द्वारा इसे यह निर्णय लिया गया कि विरोधी दल का होगा, ठीक है। बात करते हैं कि अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो तो उस समय, ठीक है, उपस्थित हो तो उस समय जो अध्यक्ष जो होता है वह अन्य सदस्यों की तरह क्या करता है, सदन में बैठता है, ठीक है। और सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, भाषण दे सकता है और जो भी मत होगा उसमें भाग ले सकता है। दूसरी बात आती है कि अध्यक्ष जो होता है दोस्तों, उपाध्यक्ष जो होता है वह अध्यक्ष के प्रति अधीनस्थ नहीं होता, ठीक है। वो क्या होता है, संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है, न कि अध्यक्ष के प्रति। उपाध्यक्ष जो होता है वह अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है दोस्तों। हमने अभी बताया आपको कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष हट सकता था, उसी कंडीशन के तहत उपाध्यक्ष भी हट सकता है, ठीक है। उपाध्यक्ष का जो एक विशेषाधिकार इसे बोल सकते हैं दोस्तों, वो क्या है कि अगर किसी समिति का, ठीक है, अगर उपाध्यक्ष को किसी समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वतः ही क्या होता है, उसका सभापति होता है, ठीक है, उसका हेड होता है, ठीक है, अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है। तो हमने ये बात किया कि एक उपाध्यक्ष का जो विशेषाधिकार ये है कि अगर किसी, हमने संसदीय समिति, दोस्तों हम संसदीय समिति आगे पढ़ेंगे, जो कुछ इम्पोर्टेंट संसदीय समिति जैसे स्थायी समिति होता है, तथार्थ समिति होता है, प्राक्कलन समिति होता है, तो इन सभी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बस इतना आप जानिए कि जो उपाध्यक्ष जो होता है वह अगर किसी समिति का, संसदीय समिति का सदस्य बनता है तो वह क्या होता है, उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलिए, तो ये दोस्तों ये बात हुई लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। दोस्तों हम अब बात करेंगे राज्यसभा के सभापति के बारे में। तो इसका जो उल्लेख किया गया है सभापति और उपसभापति का, वो किसमें किया गया, तो अनुच्छेद जो 89 जो है 89, इसमें इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सभापति की। अगर तो जैसे हमने पढ़ा कि लोकसभा का अध्यक्ष था, उसी तरह से कुछ राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन कुछ अंतर होते हैं। जैसे कि जो राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों, वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। और उपसभापति जो होता है वह उन्हीं सदस्यों में से, राज्यसभा के सदस्यों में से उनका चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो सभापति जो होते हैं ना, इनका कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, अगर हट सकते हैं, अगर उन पे संकल्प अगर विचाराधीन होता है तो उस समय वह पीठासीन के स्थान पर नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रस्ताव आया, उनको हटाने से संबंधित प्रस्ताव आया और राज्यसभा में चल रहा है, तो उस समय वो पीठासीन के सीट पर नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। हाँ, सदन में बैठ सकते हैं, ठीक है, बात भी कर सकते हैं और मत भी दे सकते हैं। सदन में बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं, और लेकिन मत नहीं दे सकते हैं, ठीक है। बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन सदन में मत देने का उनका अधिकार नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सभापति कौन, तो उपराष्ट्रपति इसका सभापति होता है, हमने बता दिया। सभापति जो होता है दोस्तों, उनको भी लोकसभा के अध्यक्ष के सामान्य शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है। लेकिन 2 शक्ति जो हैं वह राज्यसभा के सभापति को नहीं प्राप्त है। इसमें से पहला है कि जैसे कि हमने पढ़ा था दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह यह शक्ति प्राप्त है उसे कि उससे वो किसी विधेयक को, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, इसका निर्णय करने का उसको अधिकार है। लेकिन राज्यसभा को इसके संबंध में कोई अधिकार नहीं प्राप्त है, ठीक है, निर्णय नहीं ले सकते हैं। और राज्यसभा का पीठासीन जो होता है ना, वो लोक संयुक्त बैठक का अध्यक्षता नहीं करते हैं, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। दूसरी बात कि जो सभापति होता है वह सदन का सदस्य नहीं होता, सदन का सदस्य नहीं होता। क्यों नहीं होता?
क्योंकि जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव तभी लड़ सकता है जब वह किसी भी सरकारी पद का लाभ प्राप्त ना करता हो। हम जब उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो ये बातें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह अपने सदन का सदस्य होता है, अपितु पार्टी का सदस्य होता है, ठीक है। तो ये बात थी। अब बात करते हैं कि लोकसभा जो सभापति होते हैं उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। निर्णायक मत देंगे, ठीक है। अगर दोनों पक्ष में अगर मत जो होंगे, मतदान जो होंगे बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में निर्णायक मत देने का अधिकार सभापति को, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को था, उनको भी निर्णायक मत देने का अधिकार था, ठीक है। इनके कार्य क्या होते हैं दोस्तों? तो बात आती है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, जो सभापति होते हैं, अगर राष्ट्रपति ना हो तो सभापति क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पद पर बैठते हैं। उस समय क्योंकि उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं, ठीक है, अगर राष्ट्रपति नहीं होते हैं, अपने पद पर नहीं होते हैं, ठीक है, तो उस समय उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? मतलब कि सभापति जो होते हैं राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। तो उस कंडीशन में जब वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है तो उस कंडीशन में वह सभापति का पद नहीं संभालता, सभापति के पद पर नहीं बैठ सकता। उस समय उसे वेतन और भत्ते सभी चीज़ें क्या होंगे? राष्ट्रपति का प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यही बात किया गया कि राष्ट्रपति के ना होने पर उसके पद पर होता है और सारा शक्ति राष्ट्रपति का ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। सभापति के तौर पर वह काम नहीं करेंगे उस समय, ठीक। तो इतनी बातें हमने जान लिया कि राज्यसभा के सभापति के बारे में। कुछ बातें और इनके बारे में हैं, जैसे कि जो राष्ट्रपति का पद होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर होने पर वो सभापति नहीं होते हैं। जैसे हमने बताया कि जब राष्ट्रपति के पद पे होंगे तो सभापति नहीं होंगे, लेकिन वो वेतन और भत्ते जो होंगे राष्ट्रपति के प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये बात किया। जो भारतीय संसदीय समूह का अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो सभापति होते हैं वह संसदीय समूह का अध्यक्ष होते हैं। मतलब कि जो भारत के संसद है और अन्य देशों का संसद है, इनके बीच का क्या कहते हैं? कड़ी होते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो इनका काम होता है, तो उसका क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। संसदीय समूह का क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, ठीक। जो भारत संसद और अन्य देशों के संसदों के बीच क्या करते हैं? कड़ी का काम करते हैं, ठीक है। हमने बताया जैसे कि भारत की संसद जो होता है संबंध स्थापित करते हैं अन्य देशों के संसदों के साथ, ठीक है। तो ये कार्य होता है इनका सभापति का। अब हम बात करेंगे उपसभापति का, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे किसकी? उपसभापति का। तो उस सभापति के बारे में बात करते हैं। तो उपसभापति का जो चुनाव होता है दोस्तों वह राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है। उनके द्वारा चुना जाता है, राज्यसभा के सदस्यों में से इनका क्या होता है? चुनाव होता है, ठीक। दूसरी बात आती है कि 3 कारणों से वो अपना पद त्याग कर सकते हैं। कैसे? अगर राज्यसभा का सदस्यता समाप्त हो जाए, अगर राज्यसभा का सदस्यता ही समाप्त हो जाए तो उनका पद क्या होता है? खाली हो जाता है, पद त्याग देते हैं। या सभापति के त्याग पत्र के द्वारा सभापति को अपना त्याग पत्र दे दें, ठीक है, दूसरी कंडीशन। तीसरी बात कि राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर, अगर राज्यसभा के सभी सदस्य क्या करें? बहुमत से क्या प्रस्ताव पारित कर दें कि उपसभापति को हटाया जाए, तो उस समय अगर बहुमत होता है तो उस समय क्या होते हैं? हट जाते हैं, ठीक है। उपसभापति का जो होते हैं वह सभापति के उत्तरदायी नहीं होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो क्या होता है? अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होता बल्कि संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उसी तरह से उपसभा भी जो होते हैं वह
सभापति के प्रति उत्तरदायी न होकर के संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है दोस्तों? उपाध्यक्ष का कार्य की अगर बात करते हैं तो सभापति के पद खाली होने पर सभापति पद को संभालते हैं। ठीक है, उस सभापति के पद को क्या कर सकते हैं? अगर सभापति का पद खाली होता है तो उस समय उप सभापति क्या करते हैं? उनके पद पर बैठते हैं, मतलब कि पीठासीन होते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में जब वो पीठासीन होंगे दोस्तों तो उस कंडीशन में उनको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। लेकिन अगर वह जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि लोकसभा का अध्यक्ष अगर होते हैं तो उपाध्यक्ष आम सदस्य की तरह सदन में बैठते हैं, बात बोलते हैं, ठीक है, और सामान्य मत देते हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर उपाध्यक्ष अपने पद पर नहीं होते हैं तो उस समय क्या करते हैं? वह सदन में बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर सदन में सभापति होते हैं तो सदन में बैठ सकते हैं, और अगर सभापति नहीं होते हैं तो उप सभापति सदन में बैठेंगे पीठासीन के तौर पर, और उन्हें केवल निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अब बात कर लेते हैं किसके प्रति? तो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी। हमने बताया था कि राज्यसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कुछ नोट्स की कि सदन का नेता कौन होता है। तो सदन का नेता किसे कहा जाता है? तो लोकसभा में सदन का जो नेता होता है सामान्यतः क्या होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री को अपने जगह पे मनोनीत कर दें तो वो होता है। ठीक है, ऐसे ही राज्यसभा में भी क्या होते हैं कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री क्या करते हैं? किसी भी मंत्री को मनोनीत कर देते हैं सदन के नेता के तौर पर। ठीक है, केवल प्रधानमंत्री मंत्रियों में से किसी को भी इस पद के लिए मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अगर खुद नहीं होते तो राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, किसी मंत्री को इस पद के लिए मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में भी। ठीक है, तो हम दोनों बात जान लेंगे कि अगर या तो वो खुद रह लेगा, ठीक है दोस्तों, या तो वो खुद सदन का नेता होगा लोकसभा में, या किसी मंत्री को अपनी जगह पर मनोनीत कर देंगे। राज्यसभा में किसी मंत्री को क्या करते हैं? मनोनीत कर दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, सदन के नेता के तौर पर। चलिए अब बात करते हैं हम कि विपक्ष का नेता कौन होता है। तो दोस्तों विपक्ष का नेता की अगर बात करें तो एक सत्ता दल होता है, एक विपक्ष होता है। तो विपक्ष का नेता कौन होगा इसका निर्धारण होता है कि अगर किसी विपक्ष का जिसका सबसे अधिक सीट है उसे भी विपक्ष का नेता बना जाता है। नहीं तो समानता ये होता है कि अगर किसी विपक्ष के पास कुल सीट का 10% अगर सीट उसके पास है तो वह क्या होता है? उस दल का नेता में से किसी को विपक्ष के नेता के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है, तो विपक्ष का जो नेता होता है वो विपक्ष दल में सबसे अधिक सीट वाला होता है। ठीक है, हालांकि विपक्ष के किसी दल के पास कुल सीट का 10% हो तो वह विपक्ष का नेता होता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। हमने बताया कि अगर विपक्ष दल का किसी के पास अधिक सीट हो तो या तो वो बन जाता है, लेकिन ये भी होता है कि अगर विपक्ष के किसी दल के पास कुल सीट का 10% अगर सीट है तो वह क्या होता है? विपक्ष का नेता होता है। ठीक, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ये संसद का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, संसद का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। अब संसद के सत्र के समय कुछ टर्म यूज किए जाते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आहूत होना का मतलब क्या होता है? आहूत होना का मतलब क्या होता है? जिसको समन कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहता है? समन कहा जाता है। आहूत होना का मतलब होता है कि बुलाना। ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं वह समय समय पर क्या करते हैं? सदन को आहूत करते हैं, बुलाते हैं, समन करते हैं। ठीक है, सभा के उपस्थित होने का आदेश। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है
कि जो सदस्य होते हैं उनको सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। इसी को क्या कहता है, आहूत करना कहा जाता है। ये किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संसद का आहूत होने के बीच का समय जो होता है वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, हमने बात किया था। संसद की जो बैठक कम से कम वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 बार, लेकिन सामान्यतः यह 3 सत्र होते हैं, 3 बार बैठक होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, एक होती है बजट सत्र। ठीक है, ये फरवरी से मई तक होती है। कहाँ तक, फरवरी से मई तक होती है। दूसरा होता है मानसून सत्र। मानसून सत्र क्या होता है दोस्तों, तो जुलाई से सितंबर तक चलता है मानसून सत्र। तीसरा होता है दोस्तों शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र कहाँ, कब से कब तक चलता है, तो नवंबर से दिसंबर के बीच क्या होता है, शीतकालीन सत्र चलता है। दोस्तों बजट सत्र में क्या होता है कि भारत सरकार क्या करती है, बजट पेश करती है। जैसे कि अभी 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था, तो वो इस समय क्या चल रहा था, उस समय क्या चल रहा था, वो बजट सत्र चल रहा था। वो फरवरी से मई तक चलेगा बजट सत्र। ठीक है, दूसरा है मानसून सत्र। इसका मानसून सत्र क्यों रखा गया, क्योंकि जुलाई में जो होता है, जून जुलाई में मानसून आता है, उसी के नाम पर मानसून सत्र पड़ा। इस समय क्या होता है कि कोई भी विधेयक आता है या संशोधन संबंधी विचार आते हैं या किसी भी मुद्दे पर चर्चा होती है। फिर आता है दोस्तों शीतकालीन सत्र आता है, जो कि नवंबर से दिसंबर तक बात किया था। इसमें भी क्या होता है कि विभिन्न मुद्दों पर क्या होती है, चर्चा किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के सत्र होते हैं, इनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा टर्म है दोस्तों, ये होता है, एक बात होती है स्थगन और एक आता है सत्रावसान। स्थगन और सत्रावसान में क्या अंतर है, ये बात कर लेते हैं। तो जो स्थगन होता है दोस्तों, जैसे कि सत्र चलता है तो उस समय हम ये देखते हैं कि अगर सदन में कोई मतलब कि शोर शराबा होने लगता है, सदन अच्छे से नहीं चल पाता, तो उस समय सभापति क्या करते हैं या अध्यक्ष जो होते हैं वह सदन को कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देते हैं। मतलब कि सदन नहीं चलेगा, बंद कर देते हैं। तो ये होता है स्थगन। और सत्रावसान क्या होता है दोस्तों, सत्रावसान वो होता है जब सत्र खत्म हो जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति क्या होते हैं, सत्रावसान करते हैं। ठीक है, तो पहला अंतर है कि एक बैठक को समाप्त करता, ना कि सत्र को। जो स्थगन होता है दोस्तों, ये कुछ समय के लिए होता है। या तो एक बैठक समाप्त हो जाएगी या एक बैठक के कुछ घंटे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, पूरा सत्र समाप्त नहीं होता है, तो वो स्थगन होता है। लेकिन दोस्तों सत्रावसान जो होता है वह सदन के सत्र का समाप्त करता है। मतलब कि सदन का पूरा सत्र क्या होता है, समाप्त हो जाता है, तो इसको सत्रावसान कहा जाता है। दूसरी बात आती है दोस्तों कि इसमें जो स्थगन जो करते हैं ना, वो पीठासीन अधिकारी जो होते हैं वो स्थगन करते, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष होंगे या तो राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति होंगे, तो वो स्थगन करेंगे। लेकिन सत्रावसान में क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा सत्रावसान किया जाता है। ठीक है, तीसरी जो अंतर है दोस्तों, वह किसी विधेयक व विचार पर असर नहीं पड़ता। स्थगन में क्या होता है कि अगर किसी मुद्दे पर चर्चा चल रही हो और उस पे क्या हो, हंगामा हो या जिससे कि सत्र न चल रहा हो, तो उस समय सभापति जो होते हैं वह स्थगन कर देंगे। तो वो चर्चा अगले दिन आने वाले जो भी बैठक होगी उसमें क्या होगी, वो चर्चा होगी। लेकिन सत्रावसान भी कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन सत्रावसान में एक चीज़ होता है कि अगर कोई किसी मुद्दा अगर चल रहा हो और उस समय सत्रावसान हो जाता है, वो मुद्दा अधूरा रह जाता है, तो वो अगले जो सत्र होगा उसमें क्या जाता है कि उस मुद्दे के लिए क्या नोटिस दिया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर होता है, बस और कुछ नहीं अंतर होता है। तो ये भी जैसे हमने कहा कि ये भी किसी विधेयक या विचार पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जो बचा हुआ कार्य होता है ना, उसके अगले सत्र में नया नोटिस देना होता है उसके लिए। ठीक, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में अगर सत्रावसान किसी चर्चा हो रही हो और सत्रावसान हो जाए तो वह विधेयक या चर्चा ही समाप्त हो जाती है। अब उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, विधेयक इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंडिया की
इंडिया में जो है सत्तावसान के समय उस विधेयक पर चर्चा होगी, लेकिन उसके लिए नोटिस देना होगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम कि हमने टर्म सुना होगा प्रश्नकाल और शून्यकाल, दो चीज़ें। प्रश्नकाल क्या होता है और शून्यकाल क्या होता है, ये दो चीज़ें हमने सुना होगा। तो दोस्तों प्रश्नकाल क्या होता है, तो समानता ये होता है कि सदन की जो बैठक होती है उसमें 11 से 1 बजे तक होती है पहली बैठक। 1 से 2 के बीच में क्या होता है दोस्तों, लंच होता है, और 2 से फिर 6 चलता है सदन। ठीक है, ये समान बैठक होती है। इसी 1 से 2 के बीच में जो प्रथम घंटा होता है दोस्तों, ठीक है, वह क्या होते हैं, सदस्य प्रश्न पूछते हैं। कौन पूछता है, सदस्य प्रश्न पूछते हैं। किससे पूछते हैं दोस्तों, मंत्रियों से पूछते हैं। मंत्री साहब लोग से प्रश्न पूछा जाता है, किसके द्वारा, सदस्यों के द्वारा। ठीक है, और मंत्री साहब उसका क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। ठीक, तो ये होता है प्रश्नकाल में। प्रश्न जो होते हैं दोस्तों 3 तरह के प्रश्न होते हैं। कितने तरह के होते हैं दोस्तों, 3 तरह के होते हैं। तारांकित प्रश्न होता है दोस्तों, कौन सा, तारांकित प्रश्न, अतारांकिक प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न। ठीक है, तारांकिक, अतारांकिक और अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं। दोस्तों तारांकिक प्रश्न में क्या होता है कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है जिसमें कि उत्तर जो होता है मौखिक रूप में देना होता है, मौखिक रूप में उत्तर देना होता है। ठीक है, इसके बाद जब तारांकिक प्रश्न हो जाता है तो इसमें पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। पूरक प्रश्न करने का सेंस दोस्तों कि पूरक प्रश्न वो होते हैं जो उस प्रश्न से संबंधित कुछ एडिशनल प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उसको बुलाता है पूरक प्रश्न। ठीक है, तारांकिक प्रश्न में क्या होता है दोस्तों कि इसमें उत्तर जो होता है, जो मंत्री उत्तर देंगे वो लिखित रूप में एक रिपोर्ट तैयार करके देंगे। इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि वो रिपोर्ट तैयार करेंगे तो उसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। फिर बात आती है दोस्तों कि अल्प सूचना वाले प्रश्न कौन होते हैं। तो अल्प सूचना वाले प्रश्न जो होते हैं दोस्तों वह 10 दिन पहले सूचित करना होता है। सदन को 10 दिन पहले उस प्रश्न के बारे में सूचित करना होता है, और इनका भी जो उत्तर होता है दोस्तों वह मौखिक रूप में ही होता है। किस रूप में होता है दोस्तों, मौखिक रूप में होता है। ये तीनों जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, यह इनका जो प्रिंट होता है, छपाई होता है, वह अलग अलग कलर से होता है। जैसे कि तारांकिक प्रश्न की जो छपाई होती है वह हरे रंग की होती है, तो हरे रंग की छपाई होगी तो वह तारांकिक प्रश्न हो गया। अतारांकिक प्रश्न जो होंगे उनकी छपाई सफ़ेद रंग से होती है। ठीक है दोस्तों, और अल्प सूचना वाले जो होते हैं उनकी छपाई जो होती है वह हल्के गुलाबी रंग से होती है। तो रंग के आधार पर भी क्या होता है, प्रश्न को हम पहचान सकते हैं। अगर हरा है तो तारांकिक, सफ़ेद है तो अतारांकिक, और अल्प सूचना वाले हैं तो हल्का क्या होगा, गुलाबी होगा। ठीक है, चलिए एक दोस्तों आती है दोस्तों शून्यकाल। क्या होता है, शून्यकाल। शून्यकाल भी आता है। तो शून्यकाल दोस्तों इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1962 में इसका प्रारंभ किया गया था शून्यकाल का। ठीक है, ये क्या होता है, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है। इसमें होता क्या है कि कोई भी सदस्य क्या कर सकता है, बिना सूचना दिए प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, किसी विषय पर बिना सूचना दिए प्रश्न उठा सकता है, तो उसे शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है कि इसमें कोई भी सदस्य उठेगा और प्रश्न पूछ सकता है। उसके लिए सभापति या अध्यक्ष के यहाँ प्रश्न नोट नहीं करवाना होता है। उसमें कोई तारांकिक प्रश्न अतारांकिक या अल्प में नहीं होता कि हरे रंग से होगा, सफ़ेद रंग से होगा या हल्का गुलाबी रंग से होगा। तो ये शून्यकाल होता है। तो 2 होते हैं, प्रश्नकाल भी हमने पढ़ लिया दोस्तों, शून्यकाल भी पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही करते हैं। अब दोस्तों लगभग संसद का जो चैप्टर है वह समाप्त हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रपति। इसके हम अगले सेशन में इसके द्वारा कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, 50-60 क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये पता चल जाए कि जो हम दोस्तों पढ़ रहे हैं क्या वो क्वेश्चन आता है कि नहीं, कि हम झूठे प्रश्न को पढ़ रहे हैं। इसके लिए हम 50 से 60 क्वेश्चन संसद से संबंधित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।